हम ब्रह्मांड के इतने सारे रहस्य को सुलझा चुके हैं, लेकिन आज तक हमें ये क्लियर नहीं हुआ कि आखिर पृथ्वी की सीमा कहाँ पर खत्म होती है और अंतरिक्ष कहाँ से शुरू होता है। मैं मान सकता हूँ कि आपके लिए यह विश्वास करना काफी ज्यादा कठिन होगा, लेकिन सच में वैज्ञानिक अभी भी यह क्लियर रूप से नहीं जानते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल कहाँ से समाप्त होता है। इसके लिए काफी सारे अलग अलग मैट्रिक बनाए गए हैं। विश्व में सबसे ज्यादा माना गया मैट्रिक है एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर से गुजरती है, और उस लाइन के ऊपर जितना भी एरिया है उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। अब यह लाइन किसने बनाई और इस लाइन को क्या देखकर चूज किया गया है, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं वह एक एस्ट्रोनॉट द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई थी। इस फोटो को 31 जुलाई 2011 को खींचा गया था, और इस फोटो की खास बात ये है कि आप इसमें बहुत क्लियरली पृथ्वी के वायुमंडल की लेयर्स को अलग अलग देख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल आंखों से देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि यह तस्वीर एक कैमरे के द्वारा ली गई है, इसलिए आप हवा की अलग अलग लेयर को इतनी क्लियर रूप से देख पा रहे हैं। इस समय अंतरिक्ष में काफी सारी सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। ये हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी भी है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे लिए हानिकारक भी बनते जा रहे हैं। बहुत जल्द ही ऐसा भी समय आने वाला है जब नॉर्मल इंसान भी वैकेशंस मनाने के लिए अंतरिक्ष में जाया करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो भी लोग टिकट लेकर अंतरिक्ष में घूमने जाया करेंगे उन्हें एस्ट्रोनॉट कहा जाएगा या फिर नहीं? दरअसल यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वह एक इमेजिनरी लाइन को पार करते हैं या फिर नहीं। इमेजिनरी लाइन को वैज्ञानिक कार्मन लाइन के नाम से बुलाते हैं। यह लाइन पृथ्वी के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर मौजूद है, और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस लाइन के ऊपर से ही अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। इसके नीचे जितना भी एरिया है वह पृथ्वी कहलाता है, और इसके ऊपर जितना भी एरिया है उसे हम आउटर स्पेस बुलाते हैं। अब अगर 100 किलोमीटर की ऊंचाई को ब्रह्मांड के नजरिए से देखें तो यह बिल्कुल एक चींटी समान है, और 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। सवाल आखिर ये है कि वैज्ञानिकों ने इस लाइन को पृथ्वी और अंतरिक्ष को डिवाइड करने के लिए क्यों यूज किया है। इसका आंसर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। काफी सालों से वैज्ञानिक आपस में बहस करते हुए आ रहे थे कि अंतरिक्ष और स्पेस को डिवाइड करने वाली लाइन पृथ्वी के सरफेस से कितनी दूर होनी चाहिए। आज भी कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अंतरिक्ष की शुरुआत पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर से 16 लाख किलोमीटर के बीच में कहीं होती है। लेकिन पिछले 50 सालों में काफी सारी नेशनल लेबोरेटरी, नेशनल स्पेस एजेंसी और रेगुलेटरी बॉडीज ने एक कॉमन लाइन को पृथ्वी और अंतरिक्ष का डिवाइडर मान लिया है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस लाइन का नाम है कार्मन लाइन। जब वैज्ञानिक पृथ्वी और अंतरिक्ष को डिवाइड कर रहे थे तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे किस बेसिस पर डिवाइड किया जाए। पहले वैज्ञानिक इसे ग्रेविटेशनल पुल के जरिए डिवाइड करने की सोच रहे थे, यानी वैज्ञानिक उस एरिया को पृथ्वी और अंतरिक्ष का डिवाइडर बनाना चाहते थे जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काफी ज्यादा हल्का पड़ जाता है, और इतना हो जाता है कि कोई भी फेंकी हुई चीज वापस पृथ्वी पर नहीं आ पाती है। लेकिन यह एरिया डिफाइन करने में वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। कोई भी फेंकी हुई चीज वापस आएगी या नहीं यह उसकी गति पर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर एरिया का कोई भी रोल नहीं था। ऐसे ही कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वैज्ञानिक आखिरकार एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष और पृथ्वी के वायुमंडल के बीच में एक ऐसा एरिया है जहां पर एरोप्लेन को उड़ने में दिक्कतें होने लगती हैं, और सेम उसी एरिया में रॉकेट का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। वैज्ञानिक समझ गए थे कि यही वह एरिया होने वाला है जो पृथ्वी और अंतरिक्ष को डिवाइड करेगा, और अंत में ऐसा ही हुआ। कार्मन लाइन दो ऐसे एरिया को डिवाइड करती है जहां पर या तो स्पेसक्राफ्ट हो सकता है या फिर एरोप्लेन। अगर स्पेसक्राफ्ट के एरिया में एरोप्लेन को उड़ाने की कोशिश की जाएगी तो वह उड़ नहीं पाएगा, और अगर एरोप्लेन के एरिया में स्पेसक्राफ्ट को चलाने की कोशिश की जाएगी तो काफी ज्यादा ऊर्जा बर्बाद होगी। इस लाइन को भी ऑफिशियल तब तक नहीं माना गया जब तक यूनाइटेड नेशंस ने इसे एक्सेप्ट नहीं कर लिया। यूनाइटेड नेशंस के अप्रूवल के बाद जो भी इंसान 100 किलोमीटर से ऊपर की हाइट पर जाता है, यूएस की गवर्नमेंट और वहां की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन उस इंसान को एक एस्ट्रोनॉट का दर्जा दे देती है। इस लाइन का नाम हंगरी में पैदा हुए एक एरोस्पेस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था, जिनका पूरा नाम था थियोडोर वोन कार्मन। पहले विश्व युद्ध के समय यही वह इंजीनियर और फिजिसिस्ट थे
जो अलग अलग तरह के हेलीकॉप्टर्स के डिजाइन बनाया करते थे, जिनका इस्तेमाल आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 1 में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी किया गया। 1930 में यह यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो गए, जहां पर उन्होंने रॉकेट और सुपरसोनिक फाइटर प्लेन्स पर काम किया, जिनका इस्तेमाल आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 2 में किया गया। अंत में 1944 में इन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी चालू की, जहां पर सिर्फ इस बात पर ही रिसर्च की जाती है कि कैसे अलग अलग तरह के एरोप्लेन और स्पेसक्राफ्ट को हवा और अंतरिक्ष में उड़ाया जाए। आज आप जितने भी रॉकेट के डिजाइन देखते हैं, उनमें से 90% रॉकेट इसी लेबोरेटरी में डिजाइन किए जाते हैं। अब यह लेबोरेटरी नासा के अंडर में काम करती है। कार्मन का नाम सिर्फ स्पेस और अर्थ को डिवाइड करने वाली एक लाइन के लिए ही नहीं, बल्कि काफी सारी इंजीनियरिंग के नियमों और इक्वेशन में भी यूज किया जाता है। लेकिन इन्हें अपनी पॉपुलैरिटी जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी और कार्मन लाइन की वजह से ही मिली थी। इन्होंने ही यह कैलकुलेट किया था कि किस एरिया में एरोप्लेन को उड़ाने में दिक्कत होने लगती है और वे ज्यादा एनर्जी खर्च करने लगते हैं। यह ऐसा एरिया होता है जहां पर हवा इतनी ज्यादा पतली हो जाती है कि एरोप्लेन का उड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। बाद में जब इन्होंने स्पेसक्राफ्ट्स को टेस्ट किया तो इन्हें पता चला कि यही वह एरिया है जहां पर स्पेसक्राफ्ट अच्छे से काम करना शुरू करते हैं और एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करते हैं। बाद में उन्होंने इस लाइन के ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा, जो यूनाइटेड नेशंस और स्पेस एजेंसी के द्वारा अप्रूव कर दिया गया और इसे अंतरिक्ष और पृथ्वी का एक ऑफिशियल डिवाइडर मान लिया गया। इससे पहले पृथ्वी के वायुमंडल के काफी सारे डिवीजन हुआ करते थे। सबसे पहला होता है ट्रोपोस्फियर, जो पृथ्वी की सतह से करीब 7.5 मील अप्रोक्स 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ये एरिया आमतौर पर पूरी तरीके से खाली होता है और हवा यहाँ पर बहुत डेंस होती है। इस एरिया में एरोप्लेन उड़ाने से काफी ज्यादा फ्यूल खर्च होता है और यही कारण है कि पायलट्स को पहले से ही यह वार्निंग दी जाती है कि अगर वह इस एरिया में एरोप्लेन को ज्यादा देर तक उड़ाएंगे तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। सीधी सी बात है, कंपनी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उन्हें इससे लॉस होता है। खैर, इसके बाद आती है वायुमंडल की दूसरी लेयर, जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। यह पृथ्वी की सतह से 7.5 मील से 31 मील यानी लगभग 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में मौजूद होती है और इसी लेयर में कमर्शियल जेट एयरप्लेन उड़ाए जाते हैं। यहाँ पर हवा न ज्यादा मोटी होती है और न ही ज्यादा पतली, जिससे एरोप्लेन्स काफी आसानी से उड़ जाते हैं और इनमें ईंधन भी कम खर्च होता है। इसके बाद आती है एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर, जिसे मेसोस्फीयर कहा जाता है। यह पृथ्वी की सतह से 31 मील से 50 मील यानी लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच में मौजूद होती है। यहाँ पर हवा काफी ज्यादा पतली हो जाती है, जिस वजह से एरोप्लेन को उड़ाना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर एरोप्लेन को कंट्रोल करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इस लेयर से 12 मील ऊपर कार्मन लाइन मौजूद होती है। इसके बाद आती है वायुमंडल की चौथी लेयर, थर्मोस्फीयर, जो पृथ्वी की सतह से 50 मील से 440 मील ऊंचाई यानी 80 से 700 किलोमीटर के बीच में मौजूद होती है। अंतरिक्ष में जितने भी टेलीस्कोप और स्पेस शटल जाते हैं, वह इस एरिया में रहकर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इस एरिया में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसके अलावा सूर्य से निकलने वाली सोलर तूफानों के पार्टिकल्स भी इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करके अरोरा नाम की इस खूबसूरत नेचुरल फिनोमिना को जन्म देते हैं। पिछले 20 सालों में यहाँ पर काफी सारी सैटेलाइट जमा हो चुकी हैं, जो अब हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी दिक्कत बनती जा रही है। जब भी कोई नई सैटेलाइट लॉन्च होती है तो हमेशा यह खतरा बना रहता है कि कोई पुरानी सैटेलाइट उस नई सैटेलाइट में आकर टकरा जाएगी, और ऐसा कई बार हो भी चुका है। खैर, इसके बाद जो लेयर आती है वह वायुमंडल की आखिरी लेयर है, जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। आखिरी होने के साथ साथ यह वायुमंडल की सबसे बड़ी लेयर भी है, जो पृथ्वी की सतह से 440 मील से 6200 मील ऊंचाई यानी कि 700 से 10,000 किलोमीटर के बीच में मौजूद होती है। यहाँ पर नॉर्मली भारी सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप्स को भेजा जाता है ताकि वह छोटी छोटी सैटेलाइट से टकराकर खराब ना हो। कार्मन लाइन के अलावा भी वैज्ञानिकों ने काफी सारी स्पेस और पृथ्वी को डिवाइड करने वाली लाइंस की थ्योरी दी है। एक बहुत ही पॉपुलर स्पेस फ्लाइट हिस्टोरियन जोनाथन मैकडोल के मुताबिक कार्मन लाइन बिल्कुल एक बच्चों की कहानी वाला कॉन्सेप्ट है। वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लाइन किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के बिना ही अंतरिक्ष और पृथ्वी को डिवाइड कर रही है। 1960 के दशक में एंड्रयू हेले नाम के एक वैज्ञानिक ने कार्मन की ही एरोडायनामिक्स क्वेश्चंस को यूज करके एक ऐसे एरिया को डिफाइन किया था
जो सच में पृथ्वी और अंतरिक्ष को डिवाइड करता है। यह एरिया पृथ्वी की सतह से करीब 52 मील यानी करीब 84 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। उन्होंने इस एरिया को इसलिए चूज किया था क्योंकि यहीं पर अंतरिक्ष से आने वाले पत्थर जलना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मल भाषा में हम इन्हें टूटता हुआ तारा कहते हैं, लेकिन यह तारे नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आने वाले पत्थर होते हैं जो जलने के बाद बिल्कुल तारों की तरह चमकने लगते हैं। उस समय एस्ट्रोनॉट भी उन इंसानों को ही कहा जाता था जो इस लाइन को पार कर जाते थे। इसलिए कार्बन से पहले इसी लाइन को अंतरिक्ष और पृथ्वी का डिवाइडर माना जाता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यूनाइटेड नेशंस ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और इसलिए यह ऑफिशियल नहीं बन पाई। अंत में वॉन कार्बन ने अपने रिसर्च पेपर में कार्बन लाइन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो यूनाइटेड नेशंस में भी एक्सेप्ट कर लिया और तब से आज तक इसे ही ऑफिशियल स्पेस एंड अर्थ का डिवीजन माना जाता है। उन्होंने इस टॉपिक पर अपनी एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है द विंड एंड बियॉन्ड। इस किताब में उन्होंने यह बारीकी से एक्सप्लेन किया है कि इस एरिया में एरोप्लेन काम करना बंद क्यों कर देते हैं और यहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत क्यों होती है। तो ये था कार्बन लाइन का कॉन्सेप्ट। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।